नमस्कार, मैं अनुसया साहू विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे मेहमान हैं थाईलैंड से श्रीमान किटी पोंग बुनकर। आप थाईलैंड में हिंदी लेक्चरर, फैकल्टी ऑफ आर्ट, चुबालोंगकॉन विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। आपने हिंदी भाषा से पीएचडी की है। आगे की इनकी हिंदी की यात्रा की कहानी इनकी जुबानी ही सुनते हैं। आइए मिलते हैं श्रीमान किटी पोंग बुनकर जी से। नमस्कार किटी पोंग बुनकर जी। नमस्कार जी। अनुसुया जी और सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा नमन, मेरा नमस्कार है। जी। आपकी सिंगापुर की यात्रा कैसी रही? जी बहुत अच्छी रही। मैं ये मेरी दोबारा सिंगापुर की यात्रा थी। लगभग 10 साल पहले घूमने आया था। हम्म। सिंगापुर बहुत अच्छा देश है, बहुत सुंदर प्यारा है, छोटा है लेकिन सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ अच्छा है। जी मैं बहुत खुश हूँ। जी जी। अच्छा जी। आप अपने जन्म स्थल पर और शिक्षा के बारे में हमें थोड़ी विस्तार से जानकारी दीजिए। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जी मैं थाईलैंड में जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, मैं बैंकॉक का रहने वाला हूँ। जन्म स्थान यही है और कर्म स्थान भी यही है। मेरा जन्म 30 मार्च 1979 को हुआ था। और ये है, मैं तो यही रहता हूँ बैंकॉक। जी और हाँ, दूसरा प्रश्न हिंदी है ना, हिंदी से। जी हाँ, कि अ, आपकी शिक्षा के बारे में बताइए कि आपके जो आपका एजुकेशन वगैरह कहाँ से हुआ है। क्या आपके फोरफादर्स भी थाईलैंड में ही रहते थे? जी हमारे हमारे थाईलैंड में हिंदी विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। यहाँ के जो भारतीय प्रवासी रहते हैं, बहुत काफी संख्या रहते हैं, लेकिन वे लोग हमसे थाई बात करते हैं। और वे लोग आपस में, हाँ, थाई, हिंदी, पंजाबी वगैरह बात करते हैं। लेकिन अधिकतर, मतलब जब वे लोग थाईलैंड में आ गए, थाईलैंड के हो गए तो थाई ही बोलते हैं। और हम लोगों से भी थाई बोलते हैं, तो हम लोग हिंदी विदेशी भाषा के रूप में सीखते हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी बीए के स्तर पर, यूनिवर्सिटी के चौथे वर्ष में, मैं हिंदी सीखने शुरू किया। मैंने हिंदी सीखने शुरू किया, हिंदी सीखने लगा। हम्म। उस समय यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में हिंदी का पाठ्यक्रम नहीं नहीं बना। उस समय केवल लेकिन औपचारिक रूप से हिंदी के सॉरी इंडियन स्टडीज सेंटर, हम्म। इंडियन स्टडीज सेंटर जो यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है, वहाँ से हिंदी कक्षा शुरू हुई। मैंने ज्वाइन किया और हिंदी सीखने लगा। उस समय चौथे वर्ष में था। और हम्म। सीखते सीखते मुझे मुझे ये विचार आया कि क्यों मैं हिंदी के साथ और आगे ना चलूं। क्योंकि हिंदी एक एक चुनौती है मेरे हम्म। लिए। उस समय ना, जब मैं सीखने लगा, जब शुरू किया, शुरुआत में मुझे लगा था कि हिंदी बिल्कुल मेरे लिए असंभव है। हिंदी बोलना, हिंदी समझना हम्म। बिल्कुल असंभव है। उस समय ऐसा ऐसा सोचता हम्म। रखता था ऐसा विचार। और चलते चलते, सीखते सीखते धीरे धीरे हिंदी आने लगा। और जब स्नातक हो गया, हम्म। मैं भारत केंद्रीय हिंदी संस्थान जो आगरा में स्थित है, मैंने स्कॉलरशिप अप्लाई करके, और ये मुझे स्कॉलरशिप मिला। और भारत आगरा हिंदी सीखने गया। ये 2001 की बात थी। काफी पुरानी इतिहास है, पुराना इतिहास है जी। हम्म। तो आपके बैकग्राउंड में कोई था जो हिंदी बोलता था? जैसे कहते हैं कि हिंदी जब आप सुनेंगे तो आप बोलेंगे। तो क्या आपके इर्द गिर्द में कोई आपके पिताजी या माताजी या आपके कोई और पड़ोसी ऐसे थे जो हिंदी बोलते थे थाई में? कोई नहीं, कोई नहीं। ये ये इसलिए बहुत ही हिंदी बड़ी की रुचि चुनौती हुई। वाली बात है कि फिर भी आपने हिंदी सीखी। जी जी।
हम सब एक ही मातृभाषा है, थाईलैंड की थाई भाषा है। हम्म। मेरा परिवार में आधा चीनी हूँ। हम्म। मेरे पिताजी का खून चीनी का खून है। हम्म। हम लोग थाई बोलते हैं। थाईलैंड में पूरे देश थाई है, थाई बोली जाती। हम्म। लेकिन संस्कृति, अगर देखेंगे थाई संस्कृति में भारतीय संस्कृति का प्रभाव बहुत हुआ। सब कुछ भाषा को लेकर साहित्य सब कुछ है। तो हम्म। ये मुझे ये प्रेरणा मिली कि आधुनिक भारत यानी हिंदी आधुनिक भाषा जो है सीखना चाहता हूँ, ताकि और सीख सकूंगा भारत के बारे में। जी जी, बहुत बढ़िया, जी बहुत सुंदर। आपने सीख कर हिंदी को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। जी अब मैं चलती हूँ अपने दूसरे प्रश्न की ओर। आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालयों में कार्यरत रह चुके हैं? हमें जरा विस्तार से बताइए। जी जी। इस समय मैं चुलालोंकोन विश्वविद्यालय में हूँ परमानेंट रूप से। ये लगभग 10 साल पहले मैंने ज्वाइन किया परमानेंट रूप से चुलालोंकोन यूनिवर्सिटी। ये थाईलैंड का प्रथम यूनिवर्सिटी है। अ, हमारा यूनिवर्सिटी की हमारे विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 160 साल पहले, 107, हम्म। 160 साल पहले ये थाईलैंड का प्रथम विश्वविद्यालय है। हम्म। लेकिन चुलालोंकोन, मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि नाम जो है चुलालोंकोन, ये हमारे महाराजा जी किंग रामा द फिफ्थ यानी पंचम रामा, थाईलैंड के राजा पंचम रामा के नाम से ये यूनिवर्सिटी का नाम हुआ, स्थापना हुई या यूनिवर्सिटी। और ये किंग रामा द फिफ्थ जो है यानी किंग चुलालोंकोन, महाराजा चुलालोंकोन, वे सिंगापुर भी आए थे। हाँ, एक बार नहीं, 2 3 बार, कई बार सिंगापुर आए थे। और उनके बेटे, उनके पोते अ, अंग्रेजी सीखने के लिए सिंगापुर आए। अब सिंगापुर भेजे गए अंग्रेजी सीखने के लिए। तो हमारा संबंध बहुत गहरा है, जी। थाई और सिंगापुर। जी हाँ। और चुलालोंकोन विश्वविद्यालय से पहले हम्म। मैं क्या कहेंगे, विजिटिंग विजिटिंग या पार्ट टाइम लेक्चरर के रूप में, विजिटिंग लेक्चरर कह सकते हैं। हम्म। मैं सिलपाकोन यूनिवर्सिटी में भी कार्यरत था, और थम्मसाट यूनिवर्सिटी में भी कार्यरत था, और महिडोन। ये जो नाम है थाईलैंड के लगभग यूनिवर्सिटी जो थोड़ा बड़ा है, थाईलैंड का जो मतलब पहला पहला नाम आता है महिडोन, थम्मसाट और सिलपाकॉन। मतलब मैं कई स्थानों में कार्यरत हुआ था। और चुलालोंकोन यूनिवर्सिटी लगभग 10 साल हो गया यहाँ पर परमानेंट रूप में। बहुत बहुत सुंदर। जी और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप जहाँ पर भी कार्यरत रहे वहां पर आपने हिंदी ही पढ़ाई बच्चों को। जी तो ये बहुत अच्छी बात है। ओके, बड़े अच्छी तरीके से आपने हमारे दूसरे प्रश्न का जवाब दिया है। तो अब मैं चलती हूँ अपने तीसरे प्रश्न की ओर कि द रेहेटोरिक ऑफ नरेंद्र मोदी इन जी थाई, जी 21 जी। सितंबर 2017 को आपने पब्लिकेशन किया इसका। तो इस गतिविधि के बारे में हमारे दर्शक आपसे विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे, क्योंकि आजकल हमारे प्रधानमंत्री जो हैं भारत के, नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनके बारे में आपने ये किस तरह का पब्लिकेशन था, क्या था इसके अंदर? अच्छा अच्छा, धन्यवाद। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, और मैं बहुत खुश हूँ इसके बारे में जी। बोलने के लिए। लेकिन थोड़ी दिक्कत है कि ये जो लेख है मैंने लिखा, ये लगभग अभी मैं इधर देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आईपैड रखा है जो मैंने वहाँ पर लिखा हुआ। हम्म। ये लगभग 60 साल पहले, 7 years ago हम्म। मैंने ये लेख लिखा। हमारे देश का जो एक ऑनलाइन न्यूज़पेपर है, हम्म। उसमें मैंने लिखा। और ये थाई भाषा में है। हम्म। और ये एक थोड़ी अफसोस की बात है कि जो नरेंद्र मोदी जी का जो कथन है, उनका जो वक्तव्य है, इसमें मैंने थाई में अनुवाद किया। साथ में
मूल हिंदी कथन लिखा नहीं, मैं सीधा अनुवाद किया। उस समय जो ये था, जब 15 अगस्त जो हम्म, भारत की आज़ादी है, दिवस। स्वतंत्रता दिवस है ना। जी। नरेंद्र मोदी जी, हाँ, हमारे मंत्री जी भाषण देते हैं हम्म, लाल किले पर। हम्म, हाँ, और मैंने न्यूज़ में, हिंदी न्यूज़पेपर में, ऑनलाइन न्यूज़पेपर में पढ़ा, और मुझे लगा कि मोदी जी का ये की भाषा, उनकी उनका भाषण बहुत बहुत अच्छा है, दिल मोटिवेट। छूता है। हाँ। हाँ हाँ, हम्म, और मुहावरादार है, जी। मुहावरेदार। मैं मुहावरे अगर यहाँ कुछ, पे इस्तेमाल करते हैं, उनके बोलने की जो शैली है वो बहुत प्रबल है। हाँ, बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल है लोगों को इसमें जो प्रभावित करती है। हाँ, वो उन्होंने जो अ, महात्मा गांधी जी, उनका जो नाम है ना, मोहनदास करमचंद अंदाज गांधी, मेरा जी। उन्होंने मोदी जी उनका जो कथन भाषण है उसमें गांधी जी जो मोहन है, लेकिन उनके हाथ में चरखाधारी मोहन कहते हैं, हम्म, गांधी जी के लिए हम्म, चरखाधारी मोहन, और श्री कृष्णा जी को सुदर्शन चक्रधारी मोहन कहते हैं। और दोनों की थोड़ा तुलनात्मक जी। ऐसा वो, हाँ, 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 अच्छे ढंग से बताते हैं, दोनों नाम एक साथ अच्छे ढंग से बता रहे थे। और मुझे लगा कि मैं हिंदी जानता हूँ, कैसे मैं करूँ कि थाई लोगों को इसके बारे में सीख सके, जान सके, तो मैं अनुवाद किया उनका कथन, उनका भाषण थाई में। और लिख लिख दिया लेख, जो न्यूज़पेपर ऑनलाइन में एक वाक्य जो अभी है, जो मूल हिंदी में ये उन्होंने जो लिखा है कि ना कली से ना कोली से परिवर्तन होगा गले लगा करके। मोदी जी ने कहा था कि ना गली, ना गली से, ना कोली से न गाली परिवर्तन से हो। न गोली से। न गाली हाँ से, हाँ, गाली मीन्स द ना शूट। गाली, हाँ। हाँ जी जी हाँ, जी, क्षमा करें, ना जी। गाली से ना गोली से हाँ, परिवर्तन होगा गले लगा करके, गले और लगा कुछ करके, बाकी है। मतलब वो हाँ अहिंसावादी ही बनने की कह रहे थे कि ना ही जी आप अपशब्द बोलें किसी को, और ना ही किसी को मारने की कोशिश करें। और जो हम जी एक दूसरे को गले लगाएंगे तभी परिवर्तन आएगा। जी, बिल्कुल जी सही जी आपने पकड़ा उस चीज को। जी जी, और मैंने अनुवाद किया, थाई में लिख लिया, और थाई लोग बहुत पसंद करते हैं इसको जी। पढ़ करके। और भारतीय जो आज की आधुनिक युग में हम्म, भारत में क्या हो रहा है वर्तमान, थाई लोग सीख सकते हैं। देख सकते हैं। जी एक तरह से शांति का संदेश था कि जी अगर कहा जाए तो जो अहिंसा, मतलब हिंसा करने से हमेशा क्या होता है कि कुछ ना कुछ बहुत दर्द मिलता है, बहुत दुख मिलता है। कुछ लोग जी अनाथ हो जाते हैं, और और हिंसा से हिंसा और पैदा होती है। तो बहुत इंसान जी को शांति का दान करना चाहिए और शांति में रहना चाहिए, तभी वो परिवर्तन एक अच्छे महत्वपूर्ण परिवर्तन की ओर बढ़ता है। और जी ये बिल्कुल। अगर आप देखें कि महाभारत होने के पहले भी कृष्ण जी शांति का संदेश लेकर गए थे धृतराष्ट्र के हम्म, पास। और उन्होंने कहा था कि अगर आप इसे स्वीकार कर लें और 5 गांव ही इन्हें दे दें पांडवों को, तो यह युद्ध रुक जाएगा। तो हर सक्षम हम्म, कोशिश की थी उन्होंने कि युद्ध होने से पहले अगर शांति से कार्य हो सकता है तो हम्म, युद्ध सबसे अंतिम एक वो कह सकते हैं कि कारण होता है, और करने का लोग नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि कोई और विकल्प नहीं बचा होता है। बिल्कुल तो सही वही है, चीज सही मोदी है। जी ने कही। और हम्म, यही चीज महात्मा गांधी भी हमेशा कहते रहे कि अहिंसा के हम्म, बल पर उन्होंने आजादी लेने की कोशिश की। अगर जहां जी तक मैं जानती हूँ कि 2 तरह के दल बने हुए थे उस समय जब स्वतंत्रता हम्म, की लड़ाई चल रही थी। एक नरम दल हम्म, और एक गरम दल। तो नरम दल हम्म, में जो थे वो सभी गांधीवादी थे, जो अहिंसा के पक्ष में थे। और जो नरम दल, गरम दल जो थे, जो बहुत जिनका खून गरम था, वो हम्म, हिंसावादी थे कि मतलब अगर वो हमें मार रहे हैं तो हम वो एक मारेंगे, हम 2 मारेंगे, और इस तरह से हम हाँ अपने देश को आजाद कराएंगे। तो दोनों का ही सहयोग पूर्ण था। मंजिल एक ही थी लेकिन रास्ते 2 थे। लेकिन जी वही है कि अहिंसा में कहीं ना कहीं दर्द बहुत सहना पड़ता है, लेकिन शांति होती है दिमाग को। और हिंसा जी में दर्द तो होता ही है, प्लस बहुत गिल्ट भी होता है।
तो अगर आप जी बुद्धिज्म में देखें कि जब किंग अशोक जो थे, उन्होंने जब लड़ाई की, हाँ। और लड़ाई करने के बाद उनको इतनी गिल्ट फील हुई, इतनी ग्लानि महसूस हुई कि उन्होंने पूरा राजपाट छोड़ दिया। जी जी तो ये बिल्कुल मन सही। परिवर्तन की बात है, और इसी तरह हाँ, से परिवर्तन आता है। तो बड़ा अच्छा जी लगा इस बारे में आपसे बात करके। और जो चीज जी आपने पकड़ी मोदी जी से, और शायद मोदी जी यही बात हम पूरे भारतवासी, ना कि सिर्फ भारतवासियों को, पूरे विश्ववासियों को, जी। जैसे कहते यस। हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, तो पूरे विश्व कुटुंबकम। को यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो जी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जी। जी मैम। आपने पद्मावत, हाँ प्रेम भक्ति लिटरेचर इन थाई, जी भी पब्लिकेशन में आपके आया हुआ है, तो जी ये जी। क्या वही पद्मावती महारानी के ऊपर है, या हाँ कुछ और है? हम जानना चाहेंगे आपसे। जी मैम, ये भी है जो उसी ऑनलाइन न्यूज़ स्टेशन में, जो हम्म। न्यूज़ ऑनलाइन न्यूज़ हैं, मैंने उसमें लेख लिखा थाई भाषा में। उस समय ये लगभग 6 साल पहले आपको याद होगी कि हम्म। उस समय एक फिल्म, बॉलीवुड फिल्म बनी हुई थी, पद्मावत या एक पद्मावती, पद्मावत नाम था। पद्मावत। पद्मावत। हाँ। हाँ, जो फिल्म। हाँ, और उसमें कुछ बात हुई थी कि शायद रिलीज हो जाए या ना हो जाए वगैरह। और ये थाईलैंड में भी लोग जो बॉलीवुड फैन हैं, थाईलैंड में काफी बड़ी संख्या है बॉलीवुड फैन। हम्म। इन बातों में इसी बात को भी बहुत रुचि, दिलचस्पी ले रहे हैं। हम्म। तो मैंने हिंदी जो मूल स्रोत है न्यूज़, मैंने पढ़कर हम्म। थोड़ा रिसर्च, छोटा रिसर्च के रूप में करके और थाई भाषा में लेख लिखा, जी। ताकि थाई लोग समझ सके, सीख सके कि क्या हो रहा है अभी भारत में। और ये है पद्मावत जो फिल्म है ना, ये हम्म। काल्पनिक भी है और ऐतिहासिक भी है। लेकिन हम लोग जब फिल्म देखते या साहित्य पढ़ते हैं, हम सबसे पहले समझना चाहिए कि ये साहित्य है, और इसमें ऐतिहासिक घटना या ऐतिहासिक तथ्य हैं हैं, लेकिन काल्पनिक भी कुछ है। और अ, फिल्म जब मैं बनी मैं हुई मैं उस। रोक आपको यहाँ पे थोड़ा सा टोकना चाहूंगी, माफ करिएगा। जी कि ये जी जी। काल्पनिक नहीं है, ये सत्य घटना है। पद्मावत जो कहानी है रानी पद्मावती की, तो हम्म, अगर आप राजस्थान में जाकर देखें तो उनकी जो संस्कृति हुआ करती थी, कि वे हम्म, किसी भी, मतलब जब कोई राजा जीत जाता था उनका स्टेट, तो वहां की रानियां उस राजा को खुद को सौंपने से ज्यादा कोशिश रहती थी उनकी कि वो अपने आप को खत्म कर दे, मतलब वो नहीं चाहती थी कि हमें कोई और व्यक्ति आकर छुए। तो हम्म, ये उनका स्वाभिमान था, और इस वजह से जिस तरह से पद्मावती जी ने जौहर की जो वो की, तो ये एक कहीं ना कहीं, मतलब कहते हैं कि ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं गुलामी करने से ज्यादा अच्छा है कि मौत को अपना लिया जाए। तो ये उनकी हम्म, संस्कृति थी। और कहीं ना कहीं ऐसा था कि जो राजा जीत जाते थे, वो उन रानियों को उस तरह से मान सम्मान के साथ नहीं रखते थे, उनकी बहुत हम्म, बुरी दुर्गति करते थे। और ये हम्म, सत्य घटना है पद्मावती वाली, इसमें जरा भी काल्पनिक नहीं है। लेकिन हाँ, जब फिल्म बनाई गई है, तो डेफिनेटली यस यस। जो चीजें डाली गई हैं, जैसे गाने हो गए या नृत्य हो गया, ये चीज भले ही वहां पर ना घटा हो, लेकिन उन्होंने और ज्यादा मनोरंजन के लिए उस चीज में थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाया है। हम्म। जी। हाँ हाँ, मैं एक धन्यवाद मुझे याद दिलाने के लिए। और मैं इसको पूरा स्पष्ट बताऊंगा हम्म। कि जब साहित्य साहित्यिक रचना हम्म। और ऐतिहासिक ग्रंथ हम्म। दोनों को एक अलग दृष्टि से देखना चाहिए। हम्म। ऐतिहासिक ग्रंथ तो सीधा सीधा लिखा जाता है कि घटना क्या हुई थी। लेकिन जायसी, मोहम्मद जायसी जी ने जब उन्होंने पद्मावत जो रचना रची थी, ये 16वीं शताब्दी की हम्म। रचना है। लेकिन खतना जो हुई थी, ये 13वीं की खतना थी। पद्मावती, महारानी पद्मावती जी 13वीं के समय में हम्म। थी।
हाँ, तो इसलिए जब 300 साल बाद हुई, हाँ बिल्कुल इसमें ऐतिहासिक घटना है। बट जब साहित्य बन गए, हम्म, कुछ होता है, कुछ हम्म, अलग अलग होता है, पर मूल रूप वही है, मूल घटना वही है। और फिर धीरे धीरे चलते चलते फिल्म बनी हुई है। बिल्कुल फिल्म तो काल्पनिक है और बहुत चीजें डाली हुई क्या? है, जोड़ा जोड़ी हुई है। तो बिल्कुल। इसमें मैंने लेख में मैंने ये स्पष्ट समझा दिया थाई भाषा में हम्म, कि खतना ये है ऐतिहासिक घटना, और साहित्यिक जब बना और साहित्यिक बन गया, फिर फिल्म बनी हुई। जी। और आज की स्थिति में हम्म, जो लोग समझते हैं कुछ वाद विवाद विवादास्पद हो रहा है, ये हम्म, सब कुछ मैंने थाई में लिखा हुआ। हाँ, हम्म, क्योंकि मैं ये मेरा विचार ये है कि मैं हिंदी जान गया तो कैसे करूँ कि थाई लोगों को भी हम्म, भारतीय संस्कृति वगैरह इतिहास वगैरह सब कुछ मैं अनुवाद करके उनको बता सकूं। जी जी, बहुत सुंदर, जी। बहुत अच्छी। क्या होता जी। है कि जो बॉलीवुड फिल्में हैं, जब ये बनाते हैं तो कभी कभी वाद विवाद होने का भी लाभ उठाते हैं। तो कुछ यस। कभी कभी जानबूझकर भी वाद विवाद बनाए जाते हैं। तो ये हाँ। चीजें भी मायने रखती हैं कि पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़े, उस तरफ रुचि बढ़े कि किस बात पर वाद यस। विवाद हो रहा है, और इससे उनको फायदा ये मिलता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी फिल्मों को देखते हैं। यस तो बिल्कुल। ये पक्ष भी है ये वाद विवाद को बढ़ावा देने का। तो हाँ हाँ। बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा कि आपने हमारे महारानी पद्मावती के ऊपर जो थाई में जी। अनुवाद किया, और थाई के लोगों को उनके पूरी कहानी के बारे में, सच्ची घटना के बारे में बताया आपने। और जी। उनकी जो दुविधा थी उसे दूर किया कि क्या काल्पनिक है और क्या हकीकत है, हम्म, इस चीज में अंतर जी। उनको दर्शाया। तो बड़ा जी। अच्छा जवाब दिया आपने। और जी हम धन्यवाद। चलते हैं आगे अपने दूसरे दूसरा प्रश्न प्रश्न की है ओर। हमारा। जी। बुद्धिज्म का अस्तित्व, बुद्धिज्म जो थाई में काफी फैला हुआ है, काफी मायने में वहां पर लोग बुद्धिज्म के बुद्ध के विचारों को मानते हैं। तो इसका जो जी। अस्तित्व है थाईलैंड में किस प्रकार विस्तृत हुआ है, इसकी जड़ें कहाँ पनपी हैं, कैसे वहां तक पहुंचा, इसके बारे में हम आपसे जानकारी चाहेंगे। जी धन्यवाद। ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है। मैं इस विषय के बारे में बताना चाहता हूँ जी। कि ये है, ये थाईलैंड का जो हमारा देश जो है, पुराने समय में हम्म, ये थाईलैंड नाम नहीं था। हम्म, ये सियाम देश भी कहा जाता है। लेकिन सियाम सियाम देश से पहले हम्म, छोटे बड़े राज्यों में बांटा हुआ, मतलब राज्य है, हम्म, छोटा छोटा राज्य है, और फिर बाद में चलते चलते देश बन गया। हम्म, लेकिन ये है कि थाईलैंड इस एरिया में, इस क्या बोलेंगे, मतलब कि साउथ ईस्ट एशियन, हमारे देश जो प्री प्री हिस्ट्री हम्म, क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक कहते हैं ना। हाँ। हाँ, लेकिन हम लोग मतलब थाई वासी यहाँ के लोग जो रहते हैं, हम्म, कैसे ऐतिहासिक युग कैसे आए, ये हम्म, है भारतीयता, भारत सभ्यता हम्म, का श्रेय है। हाँ, हम्म, पहले हम लोग प्रागैतिहासिक थे। हाँ, लेकिन भारतीय सभ्यता आकर, हम हम्म, मानकर अपनाकर, फिर देश राज्य बन गए, छोटे मोटे राज्य, अलग अलग राज्य है। एक नाम है डवारवती राज्य और हम्म, श्री विजय राज्य वगैरह। हम्म, इसके अलावा और बहुत है। मतलब शुरू शुरू युग में जब हम ऐतिहासिक युग आते आते ये राज्य का नाम मिलते हैं। हम्म, आ, साथ में इसी में जो तथ्य, आर्कियोलॉजिकल तथ्य हिंदी में कहेंगे, पुरातात्विक पुरातन। आ, साक हम्म, पुरातात्विक साक्ष्य जो साक्ष्य। मिलते हैं। हाँ। जी। जो मिलते हैं, हमको बताते हैं इस इनसे इनमें से कि बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म, और ब्राह्मणिज्म यानी हिंदुइज्म कहेंगे, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों एक साथ, लगभग एक एक समय में एक साथ आए हमारे देश में। प्रभाव उसका प्रभाव हमारे देश में प्रभावित हुआ। तो इसलिए जब शुरू से राज्य बन गए, ऐतिहासिक युग में आए, बौद्ध बुद्धिज्म आ गए।
हम्म। इसलिए आज तक वर्तमान में बुद्धिस्ट जीवित रहा। हम लोग थाईलैंड बुद्धिस्ट देश कहा जाता है। हम्म। यहाँ की आबादी 95%, 95% बुद्धिज्म है हम ऐसा। लोग। हाँ, हम्म। तो ये सब कुछ भाषा को लेकर के पाली ग्रंथ, जातक कथा, सुत्त, अभिधम्म, सब कुछ हमारे हमारे जीवन के सभी सभी संदर्भ में प्रभावित हुआ है। हम्म। देखिए, मेरा नाम कित्तिपोंग बुनकर जो है, इसमें संस्कृत शब्द लेकिन पाली रूप में लिखा गया है। कित्ती जो है वो कीरति है। कीरति जो संस्कृत है ना, हम्म। लेकिन कित्ती पाली में कित्ती हो गया, बन गया, मतलब बदल गया थोड़ा। और थाई भाषा में जब आ गया ये शब्द, उच्चारण थोड़ा अलग हुआ और कित्ती हो गया। पोंग, मेरा नाम जो कित्ती पोंग जो है, पोंग वही है वंश। वंश जो संस्कृत शब्द है, जो हम्म। मेरा नाम अगर संस्कृत में कहूंगा तो कीरति वंश है। कृति। कीरति वंश से पाली जो ज्ञान बौद्धिज्म की वंश से भाषा है, हाँ, कृति। कीर्ति वंश आ गया। और हम्म। कीर्ति वंश फिर धीरे धीरे कीर्तिपोंग मेरा नाम आ गया, ये है। तो बुद्धिज्म थाईलैंड की आत्मा है। आत्मा। थाईलैंड की आत्मा है, सब कुछ है। हमारी सत्ता, हमारा सब कुछ है। बात है, क्या बात है। मैंने देखा है कि जब विष्णु जी के अवतार देखे जाएं तो उसमें बुद्ध जी भी एक अवतार माने जाते हैं। हम्म। उन्हों वे गए और उन्होंने अपना मतलब इस तरह से लैंड देखी और वहां पर अपने लोग बसाए। तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जो स्रोत है हम सभी का एक ही है। भारतीय जी का चाहे कृष्ण लीजिए, राम लीजिए, विष्णु लीजिए, ये सभी बुद्ध लीजिए, ये एक ही जी अवतार है। तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा जुड़ी हुई है, क्योंकि जो हमारे परम सोल हैं जिन्हें हम मानते हैं वो एक हैं। जी। इसीलिए हमारी संस्कृति बहुत मिलती जुलती है और हमारे आत्मिक प्रेम नजर आता है कि हाँ, जब कभी मिलते हैं भले ही चेहरे अलग अलग हों, जैसे कि आपने उस दिन कहा था कि चेहरे भले ही अलग हों लेकिन हमारी भाषा एक है। मुझे ऐसा लगता है कि भाषा ही एक नहीं है, आत्मा की परवरिश भी एक ही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लगा इस सवाल का आपसे जवाब जानकर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आप हिंदी टीवी सीरियल से बतौर ट्रांसलेटर कार्यरत रहे हैं। इस हम्म। उपलब्धि को आपने कैसे प्राप्त किया, जरा विस्तार से जी। ये है, ये जीवन की आवश्यकता से है। क्योंकि मैंने जब बीए किया, संपन्न, मेरा बीए संपन्न हो गया और मैंने अप्लाई किया हिंदी स्कॉलरशिप, हिंदी सीखने के लिए छात्रवृत्ति भारत सरकार से, और भारत गया गया। ये 2001 की बात थी। हम्म। 2001 में सर्वप्रथम मेरी प्रथम कदम भारत में लगा था। 2001 हिंदी सीखने के लिए जब मैं वापस आया एक साल बाद 2002, मैं मैं मतलब ढूंढ रहा था कि मैं क्या नौकरी करूं, क्या काम कर सकता हूं। हम्म। हिंदी तो प्राप्त ली, हम्म। हिंदी का ज्ञान अभी उस समय इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन कुछ हम्म। कुछ था। तो इसलिए मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा, उसमें एडवर्टाइजमेंट आता है हम्म। कि हिंदी फिल्म जो मतलब कि वो सीडी सीडी के रूप में बेचा जाता है। हम्म। हिंदी फिल्म लेकिन सीडी के रूप में। मैं सोच रहा था कि हम्म। किसने अनुवाद किया हिंदी से थाई। हाँ, हम्म। कैसे अनुवाद किया जो हिंदी जो सीडी बेच रहा है। तो हम्म। मैं उन कंपनी को फोन किया कि हम्म। ये मुझे काम दे, ये काम मुझे दे दे, मैं अनुवाद कर सकता हूँ। हम्म। मैं भारत गया, हिंदी सीखने गया, अब हम्म। मैं वापस आया, हिंदी समझता हूँ। ये हम्म। है, मैं ये प्रथम पहली बार ये हुई थी और काम ये कौन मुझे सी दिया कंपनी, गया। कौन सी कंपनी थी? हाँ, आम वो थाई लोकल कंपनी है, नाम अभी याद नहीं है और बंद हो गया होगा। ये हाँ। बंद हो गया होगा क्योंकि इस समय थाईलैंड की का जो हिंदी फिल्म कंपनी जो है अभी इतना पॉपुलर नहीं है, लोकप्रिय नहीं हो हम्म। रहा, लोकप्रियता अभी प्राप्त नहीं हो रही है। ये है, तो मुझे काम दिया गया अनुवाद हिंदी से थाई।
हम्म, हाँ, डब, क्या बोलते हैं, डब है ना, डब, हम्म। डब, हाँ। डबिंग हाँ, करना, डबिंग करना। डबिंग, हाँ हाँ, मैंने अनुवाद किया और वो डब करते हैं। हाँ, हाँ। और ये शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे दूसरा तीसरा चौथा काम आ गया। जैसे गणेश, गणेश जो सीरियल है, हम्म, रामायण, महाभारत, हम्म, विष्णु अवतार, और क्या है, हम्म, महादेव, जय महादेव, हर हर महादेव, हाँ। बहुत है। तो साथ में जय गणेश मैं का, काम भी करता हूँ। बाल गणेश हाँ का। हाँ हाँ। हाँ, बार गणेश भी है और जय गणेश भी है, और महादेव अभी याद नहीं है महादेव, हाँ लेकिन बहुत आ महादेव, गया। शिव के शिव पुराण महादेव जो आते हैं। हाँ हाँ। जी जी, शिव पुराण, शिव रामायण पुराण भी। महाभारत। हाँ हाँ हाँ। जी, ओम नमः शिवाय भी एक और है, हाँ, जो हाँ। सीरियल ओम नमः ये शिवाय, वो बहुत लंबा। बहुत सारे सीरियल्स हैं, और जी ये पुराणों की किताबों से उठा करके बनाए गए हैं। एक एक कहानी को जी बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाया गया है। जी जी। जी। आप पूरे वो सारे हिंदी में डबिंग किए? मैं अनुवाद किया, मतलब जो, हाँ हाँ, हाँ, जो लिखा शब्द है, लिखा आपने। अनुवाद, हाँ हाँ लिखा, हाँ। मैं अनुवाद किया, टाइपिंग करके, टाइप करके, और कंपनी को ठीक देता था, और वो है। डबिंग करते हैं और अपनी थाई तरीके थाई से। में वो चलता है, लोग देखते हैं। यस यस, लोग उस समय ना, ये लगभग 15 साल पहले, हम्म, लगभग ये बात हुई थी 15 साल पहले, लोग बहुत लोकप्रिय है, बहुत पसंद करते थे। हम्म, आज थोड़ा कम, थोड़ा डाउन है। हाँ, बट अभी भी है, हम्म, टीवी में, हिंदी टीवी सीरियल हम्म, डबिंग अभी हम्म। भी मिलता है, चल रहा है, पर इतना ज्यादा नहीं था जब मैं कर रहा था तो उस समय। इसका कारण क्या है कि कम हो गए हैं? क्या अब जो आने वाली जनरेशन है उसका इतना ध्यान नहीं है आध्यात्मिक सीरियल्स की ओर? हाँ, मुझे लगता है कि हम लोग हिंदू देवता को, हम लोग बुद्धिस्ट हैं, हिंदू देवता को हम इतना अलग रूप, अलग अलग ढंग से हम हम्म, देखते हैं। हाँ, हम्म, हम देखते हैं, श्रद्धा भी है, हम्म, लेकिन मनोरंजन ज्यादा, हम्म, मनोरंजन के लिए ज्यादा हम्म, देखते हैं। हम्म, बाद में वो जो कोरियन हम्म, सीरियल हैं, कोरियन, जापानीज और चीनी, बहुत प्रभावित हुआ, थाई लोग तो। हाँ हम्म। आजकल हाँ, बिग के फैन बच्चे। हो गए, कोरियन सीरियल के बिग फैन। जी जी। हाँ आजकल के बच्चे जी जी, कोरियन सीरियल्स बहुत देख रहे हैं। यस यस, कोरियन, जापानी, चीनी सब है, और इसलिए हिंदी थोड़ा कम हो गया। जी जी जी। आपसे अगला प्रश्न पूछने जा रहे हूँ कि आप मेडिटेशन कोर्स जो कि भारतीय संत जानते हैं, योगा जिसे कहा जाता है, थाईलैंड में उसका प्रचार भी किया आपने। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कैसे? हाँ, ये जब थाईलैंड जो बुद्धिस्ट देश है, हम लोग जो बौद्ध धर्म मानते हैं, और इसमें जो मेडिटेशन है, बौद्ध धर्म के तरीके में, बौद्ध धर्म के अनुसार जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, थाई लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं इसके अनुसार, अभ्यास करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी घटना हुई कि भारत से, नागपुर से 50 भिक्षु, और इसमें मिक्स है, भिक्षु भी है और गृहस्थ भी है, मतलब आम आदमी भी है। 50 लोग नागपुर से आए आए थे थाईलैंड में मेडिटेशन कोर्स, 3 महीने के लिए मेडिटेशन कोर्स, यानी कैसे कहेंगे, शिविर, मेडिटेशन विपश्यना शिविर के रूप में। हाँ आए, जी जी, ये 3 3 महीने लगातार। और इसमें हिंदी की जरूरत होगी ना, अनुवादक के रूप में मैं मंदिर, थाई बौद्ध विहार के साथ काम करने, इस काम के लिए स्वयं सेवक के रूप में आया, जी। ज्वाइन किया, तो ये ताकि मैं कौन सी अनुवाद कर संस्था थी? ये जो नागपुर से आई थी वो कौन सी संस्था थी? वो अलग अलग जगहों से है, एक ही जगह से नहीं। हाँ, ओके। लेकिन मेन जो जो आदमी जो सब देखते हैं, देखभाल ऑर्गेनाइज। करते हैं। हाँ हाँ, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नागपुर, जो हाँ। नागपुर में है। हम्म, नाम अभी याद नहीं है, लेकिन लोग जो आए अलग अलग स्थान से, अलग अलग जगहों से आए हैं। भिक्षु भी है, बोध गया से भी है कुछ लोग, नागपुर से, मुंबई से, गुजरात से भी है, हम्म, बट द मेन ऑर्गेनाइजेशन वो नागपुर में है। हाँ, हम्म, 50 लोग आए और हम्म, 3 महीने लगातार मेडिटेशन शिविर में रहे, और हम्म, अभी संपन्न हो गया, सब लोग अपने देश वापस गए। सब लोग नहीं, इनमें से 50 में से 2 है जो थाईलैंड में और रहना चाहते हो, अब तक रहे हैं हम्म, मेडिटेशन
कॉस्ट में खत्म हो गया मेडिटेशन, लेकिन वो अपने ढंग से हम्म, मंदिर में रहे और मेडिटेशन करते रहे हैं अब जी। भी। तो क्या आप भी मेडिटेशन करना पसंद करते हैं? जी मैं पसंद करता हूँ। मैं एक शिष्य हूँ, मेडिटेशन का शिष्य हूँ। कोशिश अभ्यास कर रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ। हमारा तरीका शायद कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग ढंग, अलग अलग तरीके बताए जाते हैं। हमारे गुरु जी जो लोंगफो विरियांग हम कहते हैं, उनके नाम है लोंगफो विरियांग, जो थाई भिक्षु है। मैं उनके अनुसार जो बताए गए उनके तरीके से मैं अभ्यास करता हूँ हर रोज। क्या बात है, क्या बात है! तभी आप इतने शांत, और हर चीज को आपकी सुनने की क्षमता, आपकी बोलने की क्षमता बहुत ही प्रगाढ़ है। और कहीं ना कहीं मेडिटेशन या योगा आपको इस चीज पे सक्षम बना रहा है। जी। वो आपको देखकर, आपसे बातें करके ही महसूस हो रहा है। तो जी हाँ, धन्यवाद। अब हम चलते हैं अपने एक अगले प्रश्न की ओर, कि भारत और थाईलैंड के इतिहास के बारे में हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। काफी कुछ आप बता चुके हैं हमें, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि यह भारत का और थाईलैंड का है। हम कहते हैं इतिहास एक जैसा है, लेकिन इतिहास एक है या संस्कृति तो एक लगती ही है। जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पे बुद्धिज्म सबसे ज्यादा है, 90% लोग बुद्धिज्म है। और हिंदू जी। जो है धर्म को मानते हैं, वहाँ के हम्म। सारे अध्यात्म को मानते हैं, योग जानते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं भारत भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम्म। इसके बारे में थोड़ा डीपली हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये क्यों लगता है आपको ऐसा, और ये ऐसा क्यों है कि दोनों एक जैसे हैं? जी। जी ये बात बहुत दिलचस्पी है, जी। दिलचस्प है। हम्म, ये है कि अगर ना थाईलैंड में अगर थाईलैंड थाई भाषा में जो संस्कृत, जो हिंदुइज्म और बुद्धिज्म अगर मिटाकर हम्म, थाईलैंड में बिता करके, बिल्कुल थाईलैंड की सभ्यता शायद हम्म, कुछ नहीं बचेगी। हाँ, जैसे नाम बताया गया था, मेरा अपना नाम और बाकी थाई, सभी थाई लोगों का नाम हम्म, संस्कृत और पाली शब्दों से, बट शब्दावली से बनता है। हाँ। और ये देखिएगा, थाईलैंड के राजा जो हम्म, प्रमुख है, देश के प्रमुख है, हम डेमोक्रेसी देश है, लोकतंत्र है, हम्म, लेकिन जैसे इंग्लैंड और जापान की तरह मतलब देश के प्रमुख राजा है। हम्म, हाँ, और प्राइम मिनिस्टर हम मतलब इलेक्शन से चुनाव प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। बट प्रमुख जो राजा है, देखिए थाईलैंड के राजा। हाँ। हाँ, आप लोग बताइए, भारत में राम जी, भगवान श्री राम एक है ना? भगवान श्री राम एक है। बट थाईलैंड में 10 राम है। भगवान राम का अवतार, भगवान रामावतार मतलब राम जी का अवतार अभी थाईलैंड में 10 रूपों में आ गए हैं। हाँ, क्योंकि हम राजा जी को रामावतार मानते हैं, ये संस्कृति है। इसलिए थाईलैंड के राजा का नाम एक मतलब अलग अलग नाम है, बट हम कहते हैं प्रथम राम, दूसरे राम के तीसरे राजा राम। जो अब आज वर्तमान के जो राजवंश हैं, उनका वंश का नाम है चक्री राजवंश। चक्री चक्री राजवंश, चक्री राजवंश अब तक लगभग 200, 250 साल लगातार शासन शासन करते हैं। आ, आज के राजा जी है 10वें राम। हम कहते हैं उनका जो लंबा लंबा नाम है, लेकिन उन उन लंबे लंबे उस लंबे लंबे नाम में एक नाम उपाधि भी अंकित है कि वे 10वें राम हैं। तो मतलब उनके पिताजी नवम नवम राम और 8वें वगैरह वगैरह, मतलब अब तक प्रथम जनरेशन से ही है, 10वें पीढ़ी राम पीढ़ी जनरेशन, दर पीढ़ी मतलब पैदा हो रहे हैं, तो पीढ़ी आप की उन्हें भी पीढ़ी। राम ही कहते हैं। मतलब उनके पिता भी जी। राम है, फिर जो पुत्र पैदा हाँ। हुए वो भी राम है। तो इस तरह से जी। उनकी 10वीं जनरेशन चल रही है यहाँ पर। जी 10वीं जनरेशन, हमारा यस बिल्कुल। ओके, हाँ हाँ। अब मुझे हाँ। समझ में आया कि ये क्या सीख। हाँ। हाँ, जो ये देखिए कि बुद्धिज्म देश भी है, जो बुद्धिज्म देश ही है, लेकिन हिंदू सभ्यता, संस्कृति, सोच विचार वगैरह है।
हाँ, रीति रिवाज मतलब मिश्रित है। बुद्धिस्ट और हिंदुइज्म मिश्रित है हमारी संस्कृति में। राजा जी राम अवतार कहते हैं। अयोध्या, जो भारत में अयोध्या है ना, थाईलैंड में जो पुरानी राजधानी है वो भी अयोध्या है, लेकिन उच्चारण अलग है। हम अयुत्थया कहते हैं, अयुत्थया, लेकिन अयुत्थया वही है अयोध्या। हाँ, हाँ, अयोध्या भारत में तो ओरिजिनल है। हाँ। बट थाईलैंड की पुरानी राजधानी भी अयुत्थया है, जो बैंकॉक से लगभग 40 मिनट के रास्ते है। दूर नहीं है बैंकॉक से, थोड़ा मतलब बस 40 किलोमीटर है बैंकॉक से। अयुत्थया है। हाँ, और भगवान विष्णु, भगवान शिव शंकर, माँ पार्वती, माँ सरस्वती, ये जो थाईलैंड के जो संस्थानों का प्रतीक या आइकन बनाए जाते हैं। जैसे मेरे विश्वविद्यालय, मतलब जब जहाँ मैंने बीए किया, चुरालोंगकोन नहीं, मेरा विश्वविद्यालय वो है सिल्लपाकॉन विश्वविद्यालय, जहाँ मैंने बीए किया। सिल्लपाकॉन विश्वविद्यालय का प्रतीक का आइकन है भगवान श्री गणेश जी है। हाँ, हाँ। तो मतलब हिंदू बुद्धिस्ट मिश्रित है हमारी संस्कृति में। और संपन्न कैसे कहेंगे? संपन्न तो कैसे, हमारा एक ही परिवार है, एक ही। थाई इंडिया, जी एक ही परिवार है। हाँ, लेकिन हमारा ये जो नया परिवार है थाईलैंड, थोड़ा थोड़ा थोड़ी दूर में, दूर तो नहीं है ना, भारत, म्यांमार जी, और ऐसे थाईलैंड। कि जैसे भूखंड बन गए हैं अलग अलग। हम्म। पहले ये एक ही थे। जब अगर हम देखें कि राम जी जब वनवास में थे तो वो इस तरफ श्रीलंका प्लस ये जो हम्म। दक्षिण एशियाई देशों के बारे में जो हमने बात की थी अभी अंतर्राष्ट्रीय हम्म। जी। हिंदी सभा में, तो जी। वो दक्षिण एशियाई सारे पहले जुड़े हुए थे, अलग नहीं थे। तो उस समय हम्म। जब राम जी के त्रेता युग में कहा जा सकता है कि उस समय जब वो बाहर निकले और जी। उन्होंने विचरण किया तो वो ये सारी जगहों पर गए। और जहां जहां जी। गए उन्होंने अपना अस्तित्व छोड़ा और लोग उन्हें मतलब अपना मानकर उस धर्म को अपनाने लगे सभी लोग। और उस धर्म की जी। गति पर चलने लगे, राह पर चलने लगे। तो और फिर हाँ। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ कि कुछ भूमि में परिवर्तन हुआ, कुछ पॉलिटिकली काटे गए और कुछ वैसे भौगोलिक रूप से कटे। और जिस इस तरह से वे अलग होते चले गए और थोड़ी दूरियों के कारण उनमें परिवर्तन होने लगा, उनके धर्म में, उनकी बोली भाषा में, लेकिन जड़ें वही हैं। यस, जड़ें यस। एक ही सही हैं। है। जी। बिल्कुल सही। जी। बिल्कुल सही। तो ये एक भौगोल। बात और जोड़ जी, जी, धन्यवाद। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि हनुमान जी, भगवान हनुमान, भारत में जो हनुमान जी है ना, मानते हैं कि वे ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी, वे ब्रह्मचारी, उनकी मतलब पत्नी नहीं, मतलब विवाह विवाह नहीं। बट लेकिन देखिए, थाईलैंड का रामायण, रामायण तो अलग अलग वर्जन मिलता है, अपनी ढंग से रचित हुआ है। इंडोनेशिया में भी है, वगैरह वगैरह, श्रीलंका में। थाईलैंड का रामायण रामकियन नाम से जाना जाता है। रामकियन ये थाई उच्चारण है। अगर सही रूप देखेंगे कि ये है रामकीर्ति, रामकीर्ति है, बट रामकियन थाई का उच्चारण बन गया। देखिए, हमारे रामकियन यानी थाई रामायण में भगवान हनुमान जी ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन वे, उनकी 100 करोड़ पत्नियां हैं। उनकी बहुत पत्नी है, बहुत है। अ, हाँ, क्या बात है। देखिए, भारत में हनुमान जी ब्रह्मचारी है, थाईलैंड में आ गए वे ब्रह्मचार्य छोड़कर वो एक नायक, एक प्रेमी नायक के रूप में बन गया। जहाँ वे जाते हैं वहाँ नई नई पत्नी लेते हैं। ओह, ऐसा ओ, इतिहास है। क्योंकि हाँ। हाँ, ऐसा हो गया जब वे समुद्र गए, जो मछली रानी है उनकी पत्नी बन ये गई। वाला तो मैंने सुना था, मछली वाला, कि उनके पसीने की बूंद मछली ने पी और जिस कारण जब वो जड़ी बूटी लेने जा रहे थे उस समय जब वो पानी में नहाने गए तो किसी हम्म। मछली ने उनका मतलब पसीना उनके मुंह में चला गया, जिस वजह से एक पुत्र की प्राप्ति हुई उन्हें। और हम्म। मकरध्वज उनका नाम था, पुत्र का। अच्छा। हाँ, ऐसा हाँ। गाइड में ये लेख है, उल्लेख है। अच्छा।
लेकिन आपने जो ये बताया कि जहां पर भी वो जाते थे तो वहां पर उनकी एक एक पत्नी थी, ये मैं हाँ पहली बार आपसे सुन रही हूँ। हाँ हाँ, एक नहीं बहुत है उनकी पत्नियां बहुत है। तो उन हनुमान नाम से ही संबोधित किया जाता है कि उनका कोई अलग जी नाम दिया हुआ है थाई में? जी, हनुमान नाम ही संबोधित किया जाता है। हनुमान ही है, जी। उच्चारण भी वही है, हनुमान। हाँ हनुमान हाँ सेम। हाँ। अच्छा अच्छा। तो हनुमान चालीसा का भी चलन है क्या वहाँ थाई में? जी नहीं, जी अच्छा। नहीं, जी नहीं। हम केवल क्या बोल देंगे, हम लेते हैं सामग्री, रामायण लेते हैं, लेकिन अलग रूप, नए रूप, नए ढंग। हाँ, हनुमान चालीसा तो आज के आत्मा जो नए नए आए हैं प्रवासी, भारतीय प्रवासी जो नए नए आए हैं वे करते हैं। हाँ, बट थाई लोग हनुमान चालीसा से संबंधित नहीं, मतलब जानते भी नहीं, हाँ परिचित नहीं है। हाँ। तो जी उनको हनुमान जी को पूजा मतलब पूजा पाठ में रखा जाता है, उनको उनकी पूजा की जाती है, नहीं की जाती है जी थाई? जी नहीं, जी नहीं। रामायण यानी थाई रामायण जो है ये एक साहित्यिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ नहीं माना जाता, साहित्यिक ग्रंथ के रूप में माना जाता है। क्या बात है, क्या बात है, बड़ा नया हम्म। नॉलेज मिल रहा है मुझे, नया ज्ञान मिल रहा है आपसे। जी। अगर आप आएंगे ना थाईलैंड के जो फर्स्ट अट्रैक्शन स्थान है, मतलब आकर्षित आकर्षक स्थान है, द इमरन बुद्धा टेम्पल। द इमरन बुद्धा टेम्पल यानी ये राजमहल है, रॉयल पैलेस है, हम्म, उसमें एक मंदिर है, इमरन बुद्धा टेम्पल नाम जाना जाता है टूरिस्ट के लिए। उसमें जो दीवार है, मंदिर के दीवारों में रामायण, थाई रामायण की पूरी कहानी शुरू से अंत तक मुरल पेंटिंग के रूप में बनाया गया है। लोग आकर के पूरी कहानी थाई रामायण सीख सके कि मतलब पेंटिंग पेंटिंग के रूप में बहुत सुंदर एक ढंग से, बहुत चित्र अच्छा के है। रूप से समझाया गया है, चित्रों यस के यस, द्वारा समझाया गया है। यह चित्रों के रूप में समझाया गया है, शुरू से अंत तक। बहुत लंबी दीवार है, बहुत लंबी दीवार है। आप एक अच्छा, बार मैं आइए। जानना चाहूंगी कि ये जो रामायण आपने बता रहे हैं कि थाई की रामायण स्टोरी बिल्कुल सेम वैसी ही है जैसे भारत की हाँ, है, कि जैसे रावण सीता को उठा ले जाता है, फिर हनुमान उनको यस खोजने जाते हैं, फिर राम यस रावण को मतलब इनका युद्ध होता है और फिर वो मारते हैं, यस विभीषण यस। इनका राज बताते हैं रावण का, जी, तो बिल्कुल ऐसी ही कहानी है या कुछ अलग है? बिल्कुल बिल्कुल वही है, मेन रूप से, मतलब मुख्य रूप से वही है। राम सीता, सीता का अपहरण, और राम जी रावण को क्या बोलता है, क्या मार हाँ, वध करते हैं, वध। रावण का वध करते हैं, और हनुमान सुग्रीव वगैरह बाली वगैरह सब है। कपिल बट वगैरह। इसमें हाँ छोटा छोटी छोटी है, कुछ है कहानी जो अलग ढंग से समझाया गया, बताया गया है, बट मेन रूप वही है। नाम कुछ अलग है, अब मैं बताऊंगा। जो राम सीता वही नाम है, बट सीता ना कहकर सीधा कहते हैं, हाँ हाँ, थोड़ा सा अलग उच्चारण है, उच्चारण थोड़ा सीधा। सा अलग हो गया है। हाँ जी, जो शब्द है ना भारत, जो जो तारा वगैरह जो है, हाँ थाई हाँ। भाषा में ड बन गया, हम्म बदल गया। सीता तो सीधा, हम्म, तारा दारा हो गया। हाँ, हम्म। और भारत 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 हमारी थाई भाषा में फ्रोट कहते हैं, फ्रोट। हाँ, शत्रुघ्न, शत्रु। शत्रुघ्न ये, हाँ शत्रुघ्न थाई भाषा में सत्तरुत हो गया, सत्तरुत। हाँ, कैकेयी, कैकेयी माँ थाई भाषा में कैकेसी, हाँ, कैकेसी चेंज हो गया, देखिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये एक्चुअली भौगोलिक परिस्थितियां बदलने के साथ साथ जब आपकी कहते हैं कि हर जगह पानी बदल जाने से जुबान बदल जाती है, तो यहाँ अभी हल्का सा जो कहते हैं कि हाँ भूमि ही थोड़ी सी बदली हुई है, तो काफी चीजें बदली हैं, हाँ लेकिन मूल स्रोत वही है, संस्कृति से ही सारे शब्द निकले हैं, और कहानी जी की आत्मा भी वही है, बस उन्हें अपने ढंग से लोग कह रहे हैं। तो मैं एक जी ये छोटा सा सवाल आपसे और जानना चाहूंगी कि जी रामायण शुरुआत होने के पहले जो भारत में मानते हैं कि श्रवण कुमार का जिक्र किया जाता है,
कि एक पुत्र थे श्रवण कुमार, जिनका जो इस वजह से फेमस थे, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे कि वे अपने माता पिता की बहुत सेवा करते थे, और उनके माता पिता ब्लाइंड थे, अंधे थे। तो हम्म क्या हुआ कि हम्म श्रवण कुमार उनको पिलिग्रिमी, मतलब धार्मिक स्थानों पर लेकर जा रहे थे। उस समय वो अयोध्या हम्म, से गुजरे और माता पिता प्यासे थे। तो वो जी पानी लेने के लिए सरयू नदी के किनारे गए, और वहां पर राजा दशरथ जो थे वो मतलब रखवाली कर रहे थे वहां की, या शिकार करने निकले हुए थे। और उस समय जी राजा दशरथ के पास 3 रानियां थी, परंतु पुत्र के लिए वे तरस रहे थे कि मतलब हमें हमारे राज्य को पुत्र मिलना चाहिए, जबकि वो इस चीज से स्ट्रगल कर रहे थे। तो क्या हुआ कि उन्हें उन्हें लगा कि कोई जानवर है जो पानी पी रहा है, और वे हम्म उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया, जो बाण श्रवण कुमार को लगा। और वो वहां पर जैसे ही उन्होंने सुना कि ये तो किसी मनुष्य को ये बाण लग गया है, वो उसके पास पहुंचे। पहुंचने के बाद श्रवण कुमार ने बताया कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, और आप उनको पानी पिला दीजिए। उन्हें राजा दशरथ को बहुत ग्लानि और बहुत गिल्ट महसूस हुआ, और उन्होंने जैसे ही तीर खींचा, श्रवण कुमार की हम्म मृत्यु हो गई। वे पानी लेकर वहां पहुंचे, और पुत्र मतलब दोनों माता पिता समझ गए कि ये कोई और है, और उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह से आप मैं हम आज अपने पुत्र के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह तुम हम्म, भी एक दिन तो अपने पुत्र को तड़पते हुए, मतलब तुम तड़पोगे अपने पुत्र के लिए, और तुम्हारी मृत्यु होगी। तो ये श्राप जो था वो कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज भी थी और एक बैड न्यूज भी थी। तो जब उनके हम्म, पुत्र नहीं थे, तो उन्हें लगा कि जब पुत्र होगा तभी तो मैं उसके लिए तड़पूंगा। राइट। तो हम्म, उन्हें ये मतलब होप, एक आशा जागी कि मतलब मुझे पुत्र होंगे। और जी ये था कि हाँ, पुत्र के जाने पर श्राप मिला है कि मैं मरूंगा, तो उसके लिए वो क्षमा याचना करने लगे, और अपने आप को काफी मतलब कहने लगे कि ये जानबूझकर नहीं हुआ है, ये मुझसे गलती से हुआ है। तो हम्म, हमारे यहाँ पर रामायण की कहानी की शुरुआत मानी जाती है। तो क्या अच्छा ऐसा ही कुछ थाई में है? हाँ मैं बताता हूँ आप आश्चर्य बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। ये कहानी थाई है, थाई संस्कृति में है, लेकिन लेकिन भगवान श्री राम से नहीं। अच्छा। भगवान श्री राम का नहीं ये। हम मानते हैं कि ये भगवान बुद्ध का तीसरा जन्म था। मतलब भगवान बुद्ध बनने से पहले उनके मतलब पूर्व जन्म, एक जन्म था, वो सुवर्ण शाम कहते हैं। सुवर्ण शाम जो श्रवण कुमार है, हाँ। थाई थाई लोगों की उच्चारण में सुवर्ण शाम कहते हैं। और सुवर्ण शाम मतलब चलते चलते किसी जन्म में भगवान बुद्ध बन गए। हाँ, ये घटना है, ये मतलब ये कहानी है, कथा है, बट भगवान बुद्ध से संबंधित है। ये अच्छा। देखिएगा। अच्छा। हाँ कितना है ना। हाँ, संस्कृति ये कितना, हाँ, थोड़ी मिक्सिंग हो गई है। एक्चुअली क्या हो जाता है, मिक्सिंग हो गई। जब कोई रियल घटना घटती है, उसके बाद जब कहानी लिखी जाती है तो वो सुनकर लिखते हैं। तो जहां जहां हाँ से भी जो कुछ सुन पाते हैं, वो उस चीज को हाँ कहानी बनाकर लिख देते हैं। तो ऐसा हम्म, हुआ होगा, जरूर ऐसा ही हुआ होगा कुछ, कि हम हाँ मानते हैं कि ये सही है, आप मानते हैं वो सही है, और शायद सब कुछ सही है, क्योंकि इस धरा पर जो भी घटित होता है, कहीं ना कहीं कुछ हाँ अलग घटित हो रहा होता है, और कुछ एक जैसा भी घटित हो रहा होता है। हाँ हाँ आपसे बात करके बहुत चीजें सीखने को मिली। और मैं आपसे अब अपना अंतिम प्रश्न, हम अंतिम चरण पर पहुंच जी गए हैं अपने साक्षात। अच्छा तो हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा। मैं आपसे एक, आप सभी दर्शकों से एक अनुरोध है जी। कि आप हिंदी बोलते रहे। केवल एक ही अनुरोध है कि हिंदी बोलते रहे, क्योंकि मैं विदेशी हूँ, हिंदी मेरी भाषा नहीं, मैं आप हिंदी भाषी हूँ, बट प्रेम से कोशिश करता हूँ कि हिंदी सीखूं, हिंदी बोलूं, और बच्चों को, थाई बच्चों को हिंदी विदेशी भाषा के रूप में सिखा रहा हूँ। और थाई बच्चे विदेशी भाषा के रूप में प्रेम से हिंदी सीख रहे हैं। हम लोग हिंदी सीखने के बाद मैं पूछता हूँ, हम किस से हिंदी में बात करेंगे? अगर हिंदी भाषी हमसे हिंदी छोड़कर अंग्रेजी बात करने शुरू करेंगे तो हम किस से बात करेंगे? हमारा हिंदी सीखना बेकार हो जाएगा। तो केवल एक अनुरोध है कि हिंदी हिंदी को मजबूत करें, हिंदी बोलते रहे, जी। और हिंदी की संस्कृति मजबूत करें।
बिल्कुल सही कहा कि जब भाषा का अंत होता है तो सिर्फ वो भाषा नहीं जाती, कहीं ना कहीं लिपि चली जाती है, कहीं ना कहीं जी संस्कृति चली जाती है, उससे जुड़े हुए पोशाक चले जाते हैं, त्योहार चले जाते हैं। तो ये जी एक बहुत बड़ा मतलब एक विडंबना है कि अगर आप उस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, बिलोंग करते हैं, तो आपके पूर्वज भी यही चाहते हैं कि आप उस धरोहर को लेकर चलें। और अगर बीच यस में आप कहीं ना कहीं अपने आने वाली जनरेशन को वो धरोहर नहीं दे पाते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी नाकामी है। आप कितना भी धन कमा लें, कुछ भी कमा जी। लें, लेकिन उस धन हम्म। का क्या अस्तित्व है अगर आपके बच्चे जानते ही नहीं है कि आपको वो किस संस्कृति से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो सिर्फ पैसा पेट भर सकता है, लेकिन आत्मा को भरने के लिए एक भाषा चाहिए, एक संस्कृति वाह चाहिए। वाह, बहुत सुंदर है आपका कथन, बहुत सुंदर है जी, शायद ये। यही कहीं ना कहीं हम उस भगवान से जुड़े हुए हैं जो हमारे और आपके एक ही हैं, और हम इस कार्य जी। के लिए हमें भगवान ने निमित्त बनाया है। अच्छा, यस यस यस। बिल्कुल। और हम ये कार्य इतनी खुशी खुशी कर रहे हैं। आप ये समझिए कि सुबह से मैं जॉब करके आई हूँ और मैं 5 बजे यहाँ हाँ, पर आई। आने के बाद ये था कि मुझे इंटरव्यू लेना है, और जब भी मैं इंटरव्यू लेती हूँ और अपनी भाषा पर चर्चा करती हूँ, मुझे थकान महसूस नहीं होती। मैं और एनर्जेटिक हो जाती हूँ। तो कहीं ना कहीं वाह। मुझे लगता है कि मैं अपना पर्पस पूरा कर रही हूँ, और मुझे कुछ जी पता नहीं है, मतलब मुझे एक संतुष्टि मिलती है। जी ये जी, ये मुझे भी, मुझे भी। कि हमें लगता है कि, मुझे लगता है और शायद आपको भी लगता है कि हम ये कार्य जी करके अपना जो पर्पस है धरती पर, धरा पर आने का, वो पूरा कर रहे हैं। जी तो बिल्कुल। जी, हिंदी बढ़ा की शक्ति मैं कहता हूँ जी, हिंदी की शक्ति। हाँ, हिंदी एक शक्ति का स्रोत है। मुझे हिंदी से शक्ति मिलती है। और आप हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत हैं कि आप मतलब विदेशी नहीं हैं, आप हमारे देशी ही हैं। और जब थाई हमारे देश से जुड़ा हुआ है, तो विदेशी जैसा शब्द इस्तेमाल मैं नहीं करूंगी आपके लिए। तो मतलब अगर आप बोल सकते हैं तो हमारे देशवासियों को सीखना चाहिए कि जो सिर्फ पैसे के लिए अगर वो अंग्रेजी सीखते हैं, सीखें, बहुत सारी भाषाएं हैं, सब सीखें, लेकिन अपनी जो हम्म। जड़ें हैं मजबूत, जो आपकी मूल भाषा है, उसे खोने ना दें, उसको भी सशक्त और यस मजबूत बना कर रखें। ये हमारा यस। मुख्य सारांश है आज के साक्षात्कार का। तो बहुत बहुत मजा आया आपसे बात जी। करके। किटी जी, श्रीमान किटी पोंग जी, ओ। आपसे मिलना हमारा सार्थक रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी दर्शक इस साक्षात्कार को देखेंगे, वे इस चीज को समझेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं और किस राह में हमें लेकर जाना चाहते हैं। जी मैम, जी जी। धन्यवाद धन्यवाद, मुझे बहुत खुशी हुई, ये कभी मेरा अगर सौभाग्य थाईलैंड है। आना हुआ तो हम आपसे जरूर मिलना चाहेंगे फिर से। बिल्कुल 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 मैडम, बिल्कुल जी। धन्यवाद हाँ, हमारे कार्यक्रम में धन्यवाद। जी जी। कुछ और कहना चाहते हैं आप? हाँ, ये जूम, ये वीडियो कहाँ मैं आपको मिलेगा? लिंक भेजूंगी, मैं यूट्यूब पर डालूंगी इसे। और यूट्यूब, अच्छा। फेसबुक में भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और अच्छा, प्लीज इंस्टाग्राम में प्लीज। भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जी जी तो जी। वहां पर हम सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं इन चीजों का विस्तार बिल्कुल। करने के लिए, अच्छा, ताकि मैं शेयर करूंगा, हाँ, थाई लोगों ज्यादा में से शेयर ज्यादा, हाँ करूंगा, हाँ हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, जितना ज्यादा से ज्यादा लोग सुनेंगे और जानेंगे। अच्छा। तो यस क्योंकि यस। हमारे पास यही सबसे बड़ा मजबूत आधार है, सोशल मीडिया, जिसके हाँ। यस हम इन चीजों यस का विस्तार कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो यस यस। जरूर पहुंचाई जाएगी आपकी बात। और बहुत बिल्कुल। बहुत बात करने के धन्यवाद मैम, लिए। शुभ नमस्कार। रात्रि। नमस्कार। शुभ रात्रि। नमस्कार।